बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जी के स्पेशल में शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासी रसाकशी, वोटरान की रसाकशी के बीच में बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में 370 जब मौजूद था तब भी करीबन 32,000 से ज़ायद गैर रियासती लोगों ने इंतखाबात वोट डाले हैं। और ये बयान जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क से छपने वाले एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार को अपने इंटरव्यू में दिया है। मुल्क से छपने वाले एक बड़े अखबार को इंटरव्यू देते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि जब 370 मौजूद था, अगस्त 2019 में पार्लिमानी इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के दौरान 32,000 के करीब बाहर के वोटर यहाँ जम्मू कश्मीर में रजिस्टर थे। और उन्होंने सवाली अंदाज में कहा कि आप इंतखाबी फरिश्ते चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। और हालिया मामलात पर उन्होंने बताया कि इन दिनों 100 के करीब जो बाहर के वोटरान हैं वो भी यहाँ इंदराज नहीं हुए हैं। तो ये आबादी का जो किरदार में तब्दीली के बारे की बातें की जा रही हैं वो सिर्फ प्रोपगंडा है, कोई तब्दीली हो नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्टों की नज़रसानी के अमल में है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने हैं और इंतखाबी फरिश्तों को अपडेट करने के बाद इंतखाबी तारीखों का अमल या ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुनासिब वक्त पर करेगा। इधर गैर रियासती लोगों को हक रायदही का मौका फराहम किए जाने पर जारी सियासी रसाकशी के बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में 22 लाख से ज़ायद वोटर पहली बार वोट देने जा रहे हैं। सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए एक अंग्रेज़ी अखबार ने अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में लिखा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ज़रिए आबादी के तखमीने की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई 2022 को 18 साल से ज़्यादा उम्र की मुतवक्का आबादी 98,96,000 होने का इम्कान है, जबकि इस तारीख तक रजिस्टर्ड वोटरान की तादाद 76 लाख से ज़ायद है। यानी अभी भी 22,93,603 वोट या वोटरान का फ़र्क है। और ये वही खला है जिसका इस्तेमाल खसूसी खुलासे नज़रसानी से आर्जी तवक्कात को ज़ाहिर करने के लिए किया गया है। ये इंतखाबी बिगुल या दंगल और उस इंतखाबी दंगल में मामलात जो अब भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, श्रीनगर में छापेमारी, सुबह सुबह खबर आई कि श्रीनगर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की छापामारी हो रही है। और ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NIA श्रीनगर में मारूफ वकील मरहूम बाबर कादरी की हलाकत की तहकीकात के सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदर एडवोकेट मियां कयूम और दूसरे लोगों के घरों पर छापेमारी कर रही है। लेकिन इसी दौरान ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक ट्वीट में बताया कि श्रीनगर पुलिस जो है वो श्रीनगर में एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम, एडवोकेट मंजूर अहमद डार और एडवोकेट मुजफ्फर अहमद की रिहाइशगाहों पर तलाशी कार्रवाइयाँ कर रही है। और ट्वीट में कहा गया कि ये तलाशियाँ एडवोकेट बाबर कादरी की हलाकत की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस स्टेशन लाल बाज़ार में दर्ज FIR के तहत अंजाम दी जा रही हैं। और पुलिस ने इस मौके पर बताया कि मज़कूरा कत्ल केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मियां अब्दुल कयूम, मुजफ्फर अहमद और एडवोकेट मंजूर अहमद डार के घरों की तलाशी ली गई है। और ये भी बताया गया कि मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में ये तलाशियाँ कानून के तमाम तरीक़ेकार पर अमल करते हुए ली गई है। और यहाँ ये भी बताया गया कि तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल आलात, बैंक स्टेटमेंट्स, जायदादों की फ़रोख्त, ख़रीद फ़रोख्त के मुआहदे और किताबों और दूसरा मुतलका मवाद भी देखा गया। और ये भी आपको बताते चलें कि एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल के मामले में अब तक 5 मुलज़मान को चार्जशीट भी किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। बाबर कादरी जम्मू कश्मीर के जाने माने वकील और फायर ब्रांड वकील भी थे। 90 की दहाई में बारामूला में पैदा होने के बाद श्रीनगर के हवल इलाके में रिहाइश पज़ीर थे और उन्हें 24 सितंबर 2020 को श्रीनगर के हवल के इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियों का निशाना बनाया गया था। TV डिबेट्स में अगर तब कोई बात होती थी तो वो बाबर कादरी की होती थी और बाबर कादरी का मामला अब फिर सामने आ रहा है।
चलिए ज़रा सियासत में बडगाम की बात भी करें। सियासत में बडगाम और अपनी पार्टी ने बडगाम में अपने आउटरीच प्रोग्राम के दौरान आज एक कन्वेंशन का एहतमाम किया, जिसकी सदारत मुंतज़र महिदीन ने की। मुंतज़र महिदीन ने यहाँ इस प्रोग्राम के दौरान बताया कि सियासी जमातें यहाँ की 370 की वापसी का दावा करते हुए लोगों को गुमराह कर रही हैं, क्योंकि 370 अब अगर आ सकता है तो पार्लियामेंट के जरिए आ सकता है या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको वापस दे सकता है। और यहाँ की कुछ सियासी जमातें ये धोखाधड़ी की सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी सच की सियासत कर रही है और सच लोगों को समझना चाहिए। इस मौके पर कई लोगों ने अपनी पार्टी का आज दामन भी बडगाम में थामा। हम इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादाबंद है यहाँ के अवाम के साथ कि जो अगर हम इंशाअल्लाह ताला रब के फजल करम से अवाम के ताउन से इक़्तिदार में आए तो जो मुसीबतें इन लोगों ने आज तक देखी हैं, डेवलपमेंट के फील्ड में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तिब्बी सेक्टर में, सयाहती सेक्टर में, पीएचई सेक्टर में, जितने भी सेक्टर्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके मुश्किलात हम ज़रूर दूर करेंगे और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अवाम की तवक्कात पर उतरें और अवाम का नुकसान ना हो। हम कब्रिस्तानों का रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम जिंदगी का रास्ता दिखाएंगे और अल्लाह ताला से 10। चलिए आम आदमी पार्टी की सियासत की बात भी करें। पिछले कई दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासत कम अवामी मसाइल उठाती रहती है और आम आदमी पार्टी ने आज भी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना मामला कम और अवाम का मामला उठाया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माता वैष्णो देवी को दर्शन के लिए पट्टू और पुनी वालों की रोजी रोटी के हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठाते हुए अपनी पार्टी ने बताया कि इन लोगों की सरकार रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने बताया कि पिछले दिनों लोगों ने एहतजाज किया, तो एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने इस मामले पर एक कमेटी भी बना डाली, लेकिन ये कमेटी बकौल उनके सिर्फ सरकार का जो एक पॉलिसी है कि वक्त ज़ाया किया जाए, वेट एंड वॉच वाला मामला है, इसका कुछ हासिल हो नहीं सकता है। आम आदमी पार्टी चलिए कुछ स्मार्ट सिटी की बात भी करें। अपना शहर खास और स्मार्ट सिटी के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को स्मार्ट सिटी के दायरे में लाया गया है, लेकिन अपना शहर कितना स्मार्ट सिटी के दायरे में आ चुका है और उस दायरे में ना आने पर सरकारी सतह पे कई हीले बहाने भी तराशे जाते हैं। कोविड को भी बहाना बनाया जाता है और कोविड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बाकी मामलात को भी इस स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ पहलुओं को तकमील तक न पहुँचाए जाने पर बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के हवाले से बड़े मामलात हैं, लेकिन प्रोजेक्टों पर सुस्त रफ्तारी से जो काम है उस काम की वजह से नहीं हो रहा। ताहम श्रीनगर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आमिर अतर ने बताया कि अब श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के दर्जे में लाए जाने के पर सरकार डबल शिफ्ट में काम करने जा रही है और तवक्का है कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट एन वक्त यानी डेडलाइन के मुताबिक ही मुकम्मल होंगे। जितने भी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें पिछले इनफैक्ट जो साल भर में इट टुक अस सम टाइम टू कंसेप्चुअलाइज देम, उनके डीपीआरस, उनकी टेंडरिंग सब चीज़ें हो चुकी हैं और इस समय सभी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। अब कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि डबल शिफ्ट्स में, नाइट शिफ्ट में भी काम हो। इनफैक्ट जो सिटी के जो सीबीडी एरिया के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एमए रोड का प्रोजेक्ट है, पोलो व्यू का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंसी रोड है, बटमालू के प्रोजेक्ट्स हैं, वो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है, इनमें नाइट शिफ्ट में भी मैंडेटरीली काम इन दिनों कंटिन्यूसली चलता है। हम इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। अब काम इनमें पिछले 2 महीने 3 महीने से शुरू हुआ है, तो 3 महीना इज अ वेरी शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट वी आर कमिटेड टू इट। ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम बाउंड मैनर। और मैं इस चीज की भी अश्योरिटी देता हूँ, इस पेस पे कोई और एजेंसी, कोई और डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाए। कौन कहता है काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, डबल शिफ्ट में काम हो रहा है, काम किया जाएगा और श्रीनगर की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकर्रर मुद्दत में यानी डेडलाइन के मुताबिक ही मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आमिर अतर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बता रहे थे आज इस हवाले से। लेकिन आपको बताएं कुछ अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कोशिश, एक काविश कामयाब काकपोरा के एनटीपीएचसी से शुरुआत हुई है। तस्वीर हम आपको काकपोरा के एनटीपीएचसी की दिखा रहे हैं, जहां पे लोगों ने आज दस्तारबंदी की और उन लोगों की दस्तारबंदी की जो हमारे शोबे सेहत से जुड़े हुए हैं। यहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक का नाम लेना, अगर ना लिए तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जो मेहनत, जो कोशिश उनने की, उसी के बाद ही
काकपुरा पुलवामा का आज PHC जो है वो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। और आपको बताएं, जम्मू कश्मीर और कश्मीर डिवीज़न का ये दूसरा पब्लिक अस्पताल है जो इस NQAS सर्टिफिकेट हासिल कर चुका है, यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हासिल किए हैं। और ये संग मील जो है एक बड़ा संग मील है, और इसमें महकमे सेहत के अफसरान तो हैं ही, लेकिन ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीर उल हक चौधरी की मेहनत, उनकी कोशिश और उनकी तवज्जो से ही हो सका है। थर्ड PSC है जो NCOS सर्टिफाइड हो चुका है अभी तक। साउथ कश्मीर में पहला PSC है जो NCOS सर्टिफाइड हुआ है, कश्मीर में सेकंड हुआ है और पूरे जम्मू कश्मीर में थर्ड नंबर पे है। तो ये जो NCOS सर्टिफाइड हुआ है, लेकिन अगर हम दूसरी हिसाब से देखें तो ये जो हमारा PSC है यहाँ मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, लेकिन जो NCOS सर्टिफाइड पहले हो चुके हैं वहाँ BMO साहिबान बैठते हैं। तो ये BMO पापुर साहिबा की अंडर आते हैं। तो ये जो हमारी PSC है, तो हम इसलिए मुझे लग रहा है हमने ज़्यादा मेहनत की है, सबसे ज़्यादा। तो ये भी ये जो शोबे तिब की डॉक्टरों ने, पैरामेडिक्स ने मेहनत की, काम किया और कहीं न कहीं काकापुरा पुलवामा का PHC मुल्क में और जम्मू कश्मीर में नाम और मुकाम हासिल कर सका है। नाम और मुकाम की बात करें तो नाम बदलने से अगर तकदीर बदलती तो अनंतनाग के पहाड़ी बस्ते रैन रानी चक के लोगों की तकदीर भी बदलती। अगर तकदीर बदलनी होती तो बदली होती तो ये हाल नहीं होता। पहाड़ी से पानी लाना पड़ता है। 21वीं सदी ख़त्म होने को है और 21वीं सदी में आज भी ख़वातीन को दूर दराज के इलाकों से पानी सर पे गड़ू में उठा के लाना पड़ता है। और नाम इलाके का रानी चक अनंतनाग का इलाका, ये मिसाल है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे सिस्टम की, कि आज भी हमारी ख़वातीन को, हमारी बहनों को, हमारी जो घर में फीमेल्स हैं उनको दूर दूर के इलाकों से पानी लाना पड़ता है। और हमारा जल शक्ति महकमा दावे करता है, लगातार हम देखते रहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, हर घर नल है जी, हर घर जल है जी। लेकिन अगर हर घर जल है तो पुलवामा के, अनंतनाग के रानी चक इलाके के पहाड़ी बस्ती के लोगों को यह हाल, इस परेशानी से जूझना नहीं पड़ता। ट्रेन चलना पड़ता है आपको बहुत दूर से, नीचे से, नाग से। हमें पानी नहीं। तो क्या कहना चाहते हो आप? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से हमें पानी दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं सरकार को हमें पानी दीजिए। हमें पानी नहीं, आप देख रहे हैं हम कितनी दूर से पानी लाते हैं। मेरा नाम है रबीना बीबी। मैं रहती हूँ रैन चक में। हमें पानी की बहुत दिक्कत है। अच्छा। हमें पानी नहीं मिला। हर गांव में, हर कोचू में पानी मिला है, हमें पानी की बहुत। चलिए, रानी चक अनंतनाग के लोग पानी से परेशान, लेकिन आपको ज़रा हम श्रीनगर के नज़दीक के इलाके चाडूरा का हाल अहवाल भी दिखाते हैं, जहां जश्न चाडूरा भी मनाया गया। और जश्न चाडूरा के मनाने का मकसद ये बताया गया कि लोगों को जानकारी फराहम की जाए कि घरों से जो कूड़ा करकट और दूसरी गंदगी निकलती है उसे सही जगह पे डंप करना है और किस तरह से डंप करना है। तुलबा भी थे, तालिबात भी थे, इलाके के लोग भी थे और फिर फनकार और कलाकार भी थे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए मुज़िर है, और अज़म ये भी दोहराया जा रहा था कि इस साल के आखिर तक चाडूरा को गंदगी से पाक रखा जाएगा। यहाँ डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थी और यहाँ तुलबा से लेकर दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई कि हमारा माहौल हमको साफ रखना और साफ माहौल, पाक माहौल हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसका मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट ने एक प्लान के तहत हर जगह, हर म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाने का प्लान बनाया है, जो ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं। आपके चाडूरा में हमारा जो MRF फैसिलिटी है, एज ऑन डेट दैट इज 90% कंप्लीट। उसका मकसद मुद्दा यही है कि जो भी कूड़ा निकलता है उसका डिस्पोजल साइंटिफिक तरीके से होगा, यानी जो आपका वेट वेस्ट है उसमें कंपोस्टिंग हो जाएगी।
चलिए सोपोर का जरा रुख करते हैं। सोपोर और खूबसूरत इलाका, और सोपोर की खूबसूरती में आवाम को मसाइल और उन्हीं मसाइल का उजाला करने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सारिश असगर ने सोपोर में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। मुकामी आबादी, पुलिस और दूसरे लोगों की मौजूदगी में आज इस अवामी दरबार के दौरान आवाम ने अपने मसाइल रखे और इंतजामिया ने मसाइल सुनने के बाद यकीन दिलाया कि मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और जहां जो हो सके, जिस तरह हो सके, हर मामले और मसाइल को हल करते हुए आवाम को बेहतर इंतजामिया देने की कोशिश की जाएगी। का एक पूरा जायजा लिया कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या वर्क्स हो रहे हैं, कितने पेंडिंग वर्क्स हैं, और उसके साथ साथ एक अवामी दरबार भी किया जिसमें हमने सारे फेडरेशन, सारे जितने भी एसोसिएशंस थे, PRIs थे, उनसे आपकी काउंसलर्स के साथ बात की और एक डिटेल में प्रेजेंटेशन मैंने ली MC सोपोर से कि कहाँ कहाँ पे जो है उन्होंने वर्क्स किए हैं, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं और जो कंसर्न डॉक्टर सारिश सोपोर में और सोपोर के अवामी दरबार में बारामूला की तस्वीर आपको दिखाते हैं। खानपुरा नाम बारामूला के इलाके का, और खानपुरा में तस्वीर यही है। इस तस्वीर में ये साफ बयान हो रहा है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ निकासी और निकासी में गंदगी, और इस गंदगी की वजह से इलाके से चलना दोबर, और फिर जब इलाके से चलना दोबर तो गंदगी तो बीमारियाँ ज़रूरी। और खानपुरा के लोग कहते हैं कि खुदारा कोई बीमारियों से नजात दिलाए, इंतज़ामिया कहाँ है, क्यों सफाई नहीं हो रही है। ये बारामूला खानपुरा के लोग बता रहे हैं कि बड़ी मुद्दत से, बड़े वक्त से इंतज़ामिया तक बात पहुंचा रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया है कि मामला सुनते ही आंखें कान सब बंद कर लेती है। मेडिकल शॉप पुरान पकान ड्रेन मगर पत्म कह वरियो पे सफाई गसान इस कालस दनवे ड्रेन गई ब्लॉक पे कर सफाई मगर कह 5-6 रेत गई यह गई ब्लॉक अस आई योर डिपार्टमेंट आई योर कंसर्न तुमन कोर तो गए तुमन नश तम आई मगर तुमो ये खुलत सो बनो कच्ची मगर होर पे थोप कहें सह रोद आब अक्स जाए सफाई कहीं ड्रेन ये गई तकरीबन मेन वंस गई ड्रेन ये तो ये सफाई की यह गई ड्रेन ब्लॉक ओतर आये म्यूनसिपलिटी वाल तमो तुल डकन थोद डकन तुल थोद पे थोक रेतस खंडस गो बी रेत बाद गो बे तो पे खत बे महल मेंबर खोद पे हाज सब। चलिए अब जरा पटवारी का मामला, और पटवारी के मामले में आप जानते हैं कि पटवारी ने 3 दिनों के लिए काम छोड़ हड़ताल पे जाने का फैसला किया है। बाज़ाब्ता तौर पर आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पटवारियों ने मुजाहरे किए और अपने मुजाहरों के दौरान सरकार तक अपने मुतालबात रखने की कोशिश करते हुए बताया कि हमने सरकार को कई बार मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त दी थी, सरकार से कई बार बातें भी की, सरकार तक कई बार मामलात भी रखे, लेकिन सरकार से मस नहीं हुई। और अब सरकार के सामने अपने मुतालबात रखते हुए पटवारियों ने हड़ताल पे जाने का ऐलान करते हुए बताया कि मार्च के महीने में भी हमने सरकार तक अपने मुतालबात रखे थे और सरकार ने यकीन दिलाया था कि तरजीही बुनियादों पर इन मामलात को हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ पटवारियों ने आज एक और मामला भी उठाया और ये भी बताया कि सरकार जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में अभी तक सिर्फ ज़िला श्रीनगर में ही किसी हद तक कामयाब हो चुकी है, बाकी कहीं पे पुलिस इंतज़ामिया डिजिटलाइजेशन करने में कामयाब नहीं है। और अब डिजिटलाइजेशन के मामलात को लेकर पटवारियों से काम लिया जाता है और पटवारी कहते हैं कि हम तो इस हवाले से बेबस हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम कैसे डिजिटलाइज करें जबकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है इस सारे मामले की। बड़ी जो डिमांड है वो क्रिएशन और GQ सर्कल्स है, और दूसरा हमारा ग्रेड पे का मसला है जो बहुत ही देरीना मसला है। उसमें हमारा जो ग्रेड पे है वो 2400 से लेके 2800 तक करना था, उसमें बहुत बार फाइल भी बनी है लेकिन आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अलावा जो हाल ही में लद्दाख जो हमारी यूटी है उसमें एक ऑर्डर निकला था, उसमें जो रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार्स थी उसमें जो हमारा प्रमोशन कोटा था वो 75% किया गया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 25% किया गया है। और हमें उसी तर्ज पे एक ऑर्डर हमारी यूटी में भी चाहते हैं ताकि जो हमारी DPCs हैं, प्रमोशंस हैं, हमारे जो लड़के हैं 20-20, 25-25 साल से पटवारी की। पटवारियों ने मुजाहरे किए, काम छोड़ हड़ताल की, तो इससे आवाम को कई जगहों पर परेशानी का सामना भी करना पड़ा। टंगमर्ग के इलाके में भी आवाम को इन मसाइब का सामना करना पड़ा और यहाँ लोगों ने आज बताया कि वो
इलाके में आए थे, पटवारी है नहीं, हड़ताल पे है, और जिसकी वजह से उनके जो मामला थे वो हल नहीं हो रहे हैं। और साथ साथ में लोगों ने ये भी बताया कि पटवारी तो हैं लेकिन एक एक पटवारी के पास 3-3 इलाकों का चार्ज दिया हुआ है, और फिर वो कभी एक चार्ज पे होता है, कभी दूसरे चार्ज पे, और यूँ उनके मामला जो हैं हाल आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सरकार है कि इस मामले में न जाने क्यों हर एक एक पटवारी को 3-3 पटवार खानों की चार्ज दिया जाता है। जिस तरीके से पटवारी साहिबान ने हड़ताल पे हैं वो, और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, एक तो इसलिए हम आए हैं, और दूसरा हमारा मसला ये है कि हमें जो छांजल ब्लॉक में जो हल्के देवपुरा दर्दपुरा है उसमें पिछले 1-1.5 महीने से पटवारी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि लोगों को बहुत सारे मुश्किलात जो है वो दरपेश है। वहाँ पे कोई भी पटवारी जो है नहीं है, और जो इससे पहले वहाँ पे पटवारी साहिबान थे उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था हल्के देवपुरा दर्दपुरा का, तो इसलिए हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी मांग यही रहेगी DC बारामूला से और SDM टंगमर्ग से कि और चलिए कुछ उम्मीद की बात कर ही लेते हैं। उम्मीद की बात हम अपने पावर जनरेशन में कर सकते हैं। कश्तवाड़ बहुत खूबसूरत इलाका है, और कश्तवाड़ के बारे में क्या कहना, लेकिन ये कश्तवाड़ अब आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पावर हाउस या पावर हब भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ जारी जो बिजली के मंसूबे हैं उन्हीं मंसूबों से तकरीबन 6000 के मेगावाट के करीब बिजली पैदा हो जा सकती है। हमारा ऊडी का हाइडल प्रोजेक्ट हो और ऊडी के साथ साथ दूसरे प्रोजेक्ट हों, ये सब प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होंगे तो यहाँ से जो इजाफी बिजली पैदा होगी उससे न सिर्फ रियासत से लेके बाहर के इलाकों को दिया जा सकता है बल्कि फरोख्त भी किया जा सकता है। बताएं, कश्तवाड़ से लेकर ऊडी तक 1000 मेगावाट का पागल वूल प्रोजेक्ट, 624 मेगावाट का कीरू प्रोजेक्ट, 540 मेगावाट का कवार प्रोजेक्ट, 930 मेगावाट का किरथाई प्रोजेक्ट, ये सब एक ही जगह पे हैं। और रतले प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, 850 मेगावाट का रतले प्रोजेक्ट ज्वाइंट वेंचर के तौर पे बन रहा है। दरियाओं से पानी मोड़ा जा चुका है। 1000 के करीब 1000 मेगावाट के करीब पाकल वूल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो ज़ेर तामीर है। 3230 मेगावाट सालाना पैदा भी बिजली कर सकता है। जुलाई 2025 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। कीरू प्रोजेक्ट 650 मेगावाट बिजली तामीर कर दे सकता है, और यहाँ पर भी काम शदमत से जारी है, और मुकम्मल होने से सालाना 2272 मेगावाट बिजली हो सकती है। मंसूबा 2025 जुलाई तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट 40 मेगावाट पर काम 2022 में शुरू हो चुका है, और इस प्रोजेक्ट से सालाना 1975 यूनिट बिजली के पैदा होंगे। नवंबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। रतले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट है। जनवरी 2022 में ये NHPC को कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है, और माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्टों के शुरू होने से जम्मू कश्मीर में बिजली की ज़रूरत में ज़बरदस्त बेहतरी आ सकती है, और उसके साथ साथ एक बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। गुरेज़ के बारे में भी आप जानते हैं। गुरेज़ पावर प्रोजेक्ट यानी किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट 330 मेगावाट, और ये कहानी कामयाब कहानी है, और इस कहानी से जम्मू कश्मीर की तरक्की के सफ़र को एक नई जहत भी मिल सकती है। हमारे प्रोजेक्ट्स और इन प्रोजेक्टों से एक अच्छी उम्मीद है, हम बिजली जो है वाफर मकदार में पैदा कर सकते हैं, और ये बिजली हम दुनिया को दे भी सकते हैं। ज़रूरत है हम इस पे मेहनत करें, हम इस पे काम करें। और मेहनत और काम करते हुए हम आपको बताएं, सोपोर का हम आपको ट्रक टर्मिनल दिखाते हैं। सरकार ने बहुत पहले इस पे मेहनत की थी, और मेहनत ये की थी कि हम बोर्ड लगा दिया, यहाँ थोड़ा सा काम कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं, और यूँ ट्रक टर्मिनल का सारा लोड जो है सोपोर की फ्रूट मंडी पे ही पहुँच पता है, और यहाँ होता कुछ नहीं है। आपको बताएं, ट्रक टर्मिनल की उम्मीद जो है ये बहुत पहले सरकार ने रखी थी, लेकिन उस पर काम न होने की वजह से उसी तरह जो पहले दिनों काम होगा उसी काम के बाद अब नया काम न होने की वजह से सोपोर की फ्रूट मंडी पे एक बड़ा लोड है, और अगर इस ट्रक टर्मिनल पर काम हो जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती, वारे न्यारे हो जाते। चलिए नाज़रीन, हम चलते चलते आपको बताते चले सरकार की स्कीमें, और सरकार की मैरिज स्कीम भी एक बड़ी स्कीम है, जिसमें गरीब बच्चियों को 50,000 के करीब शादी के लिए खर्चा सरकार देती है। लेकिन क्या आप में से कोई जानते हैं इस स्कीम के बारे में?
मुझे नहीं लगता है, क्यों जिससे भी बात की जाती है वो बताते हैं कि हमें मालूम नहीं है। तो कमज़ोरी किसकी है, सरकार की या हमारे इदारों की? अगर हमारे इदारे ईमानदारी और मेहनत से काम करें और जो हक है गरीब का उस तक पहुंचाने की कोशिश करें तो शायद आवाम में जो मामलात हैं, जो तज़ब्ज़ुब है, वो देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन इदारे ही और सोशल वेलफेयर महकमा कितना मजबूत इदारा है उसकी मिसालें दी जा सकती है। मैरिज ब्यूरो का जो सरकार का इमदाद है उसके बारे में अक्सर लोगों की शिकायत है कि अगर कोई जानता भी है तो सोशल वेलफेयर महकमे में नून में नुक्ता ज़रूर निकालते हुए डिले किया जाता है, और अक्सर लोग कहते हैं कि जानते भी नहीं हैं। क्या हमारा सोशल वेलफेयर महकमा इस हवाले से लोगों को जानकारी नहीं दे सकता है? उसके लिए कुछ मेले लगाए जा सकते हैं, कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन वारे हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मैरिज एक्ट, मैरिज जो स्कीम है, मैरिज हेल्प स्कीम, उस स्कीम के बारे में भी लोगों को बताइए। हम भी बता देते हैं कि गरीब बच्चियों को 50,000 रुपया सरकार शादी के लिए बतौर मदद देती है, सिर्फ आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो ये था हमारा आज का जिक्र स्पेशल। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, करो बेकायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।